डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आज से हम लोग क्लास 10th के लिए विज्ञान सब्जेक्ट को हिंदी मीडियम में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए और बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। और सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान के बारे में। तो देखिए, विज्ञान जो शब्द है वो दो शब्दों के योग से बना हुआ है। एक है वि और दूसरा है ज्ञान, यानी कि विज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है विशेष ज्ञान। अब बात करते हैं इसके परिभाषा का। तो देखिए, इसका परिभाषा हम बता सकते हैं, मानव द्वारा सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोगों, निरीक्षणों और अनुभवों के आधार पर प्राप्त सुव्यवस्थित एवं सुस्पष्ट क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। अब बात करते हैं इसके फादर के बारे में। तो देखिए, आधुनिक विज्ञान के पिता गैलीलियो गैलीली को माना जाता है, जो कि इटली के थे। और दूसरा हम बात करते हैं प्राचीन विज्ञान के पिता के बारे में। तो देखिए, प्राचीन विज्ञान का पिता थेल्स को माना जाता है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे विज्ञान के विभिन्न प्रकार के शाखाओं के बारे में, यानी कि ब्रांचेस के बारे में। तो देखिए, विज्ञान के चार प्रमुख शाखाएं होती हैं। पहला है प्राकृतिक विज्ञान। बात करते हैं प्राकृतिक विज्ञान होता क्या है। तो देखिए, प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग प्रकृति और प्रकृति की जो भी घटनाएं होती हैं, जो वस्तुएं हैं, उन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। दूसरा है रूपबद्ध विज्ञान। तो रूपबद्ध विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जो है, जो फॉर्मल लैंग्वेजेस होते हैं, मतलब रूपबद्ध जो लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे कि आपका रीजनिंग है, लॉजिक है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, यानी कि जो है सांख्यिकी है, ठीक है, या आपका जो है तर्क है, इन सब का हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके बाद तीसरा है सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में हम लोग जो है मानव के समाज और समाज से संबंधित जो भी बातें हैं, जैसे कि मानव से संबंधित जो उसका क्षेत्रफल हो गया, चाहे उनका जो है संख्या हो गया, चाहे उनसे संबंधित जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि खनिज हो गया, या फिर कृषि है, या फिर नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, इन सब का अध्ययन हम लोग सामाजिक विज्ञान में करते हैं। इनके शासन करने का क्या तरीके हो सकते हैं, कब कब वो आपका जो है कैसे बना, ये सभी जो भी बातें हैं, ये सब सामाजिक विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद चौथा जो विज्ञान का ब्रांच है वो है अनुप्रयुक्त विज्ञान। तो इन अभी तक जो भी आपने ब्रांचेस पढ़ा था विज्ञान में, ठीक है, जैसे प्राकृतिक, रूपबद्ध या फिर सामाजिक विज्ञान, तो इन सब की जो भी आपने अध्ययन किया हुआ है, उन सभी अध्ययनों का उपयोग करके हम नई नई जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। तो इन सभी टेक्नोलॉजी का जो स्टडी है वो आपका अनुप्रयुक्त विज्ञान के अंतर्गत आता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जो है इंजीनियरिंग हो गया, या फिर मेडिकल हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम इन चारों में से अभी फिलहाल हमारा जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो है प्राकृतिक विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, तो इसको दो भागों में बांटते हैं। एक है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान वो प्राकृतिक विज्ञान का जो है उप शाखा हो गया, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है निर्जीवों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद है आपका जीव विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान का वह उप शाखा जिसमें हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। अब देखिए, भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है भौतिकी। तो भौतिकी क्या है? वैसे तो आप शॉर्ट में डिफाइन कर सकते हैं भौतिकी का, कि भौतिकी प्रकृति का अध्ययन है। या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि देखिए, भौतिकी के अंतर्गत हम तीन बातों का अध्ययन करते हैं। एक है वस्तु, दूसरा है ऊर्जा, और तीसरा है वस्तु और ऊर्जा के बीच का जो अन्योन्य क्रिया होता है, यानी कि इंटरेक्शन होता है वो। अब बात करते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान का दूसरा जो शाखा है रसायन शास्त्र, इसके बारे में। तो रसायन शास्त्र बात करते हैं क्या है। तो रसायन विज्ञान को हम लोग बता सकते हैं कि रसायन शास्त्र भौतिक विज्ञान का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग पदार्थों के संरचना, गुण, संगठन और रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग जीव विज्ञान का। तो देखिए, जीव विज्ञान के भी जो है दो और ब्रांचेज होते हैं। और एक है जंतु विज्ञान। और जंतु विज्ञान जंतुओं का विज्ञान है, यानी कि इसमें हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और दूसरा है जीव जीव विज्ञान का शाखा वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से हमने विज्ञान के बारे में जाना, और विज्ञान के शाखाओं के बारे में जाना, और उसके फादर के बारे में जाना। अब बात करते हैं हम लोग इसमें रसायन शास्त्र के बारे में। तो देखिए, रसायन शास्त्र रस जुड़ आयन शब्दों से
मिलके बना हुआ है, या कह सकते हैं कि रस जोड़ आयन इक्वल टू रसायन, यानी कि रस और आयन शब्दों के जोड़ से रसायन बना हुआ है, जिसका कि अर्थ हो जाता है, देखिए रस का मतलब होता है द्रव, तो रसायन का अर्थ हो जाता है आपका द्रव का अध्ययन, रसों का अध्ययन। बात करते हैं इसकी परिभाषा का, तो इसका परिभाषा हम बता सकते हैं कि विज्ञान का वो शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संघटन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। इसके बाद हम बात करेंगे रसायन शास्त्र के पिता के बारे में। तो देखिए आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता एंटोनी लॉरेंट डी लेवोजियो को माना जाता है, और प्रारंभिक रसायन विज्ञान के पिता एक मुस्लिम आविष्कारक कह सकते हैं या साइंटिस्ट कह सकते हैं, जाबिर इब्न हयान को माना जाता है। वहीं भारत में रसायन विज्ञान के पिता आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को माना जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के बारे में। देखिए रसायन विज्ञान के 5 मुख्य शाखाएं होती हैं, और एक एक करके पांचों के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए पहला है आपका कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में हम लोग कार्बनिक पदार्थों यानी कि जो है ऐसे पदार्थ, ऐसे यौगिक जिसमें कि आपके कार्बन मौजूद हो, उनका अध्ययन करते हैं। दूसरा है अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम ऐसे पदार्थों का अध्ययन करेंगे जिसमें कार्बन अनुपस्थित होगा, यानी कि उपस्थित नहीं होगा। इसके बाद तीसरा है भौतिक रसायन। तो भौतिक रसायन में हम लोग पदार्थों के बिहेवियर के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद चौथा है विश्लेषी रसायन। तो विश्लेषी रसायन में हम लोग पदार्थों के कंपोजिशन का विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। इसके बाद पांचवा है जैव रसायन, जिसमें कि हम लोग जीवों के रसायन तत्वों का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो है कोई एक जीव के अंदर जो भी आपके केमिकल्स होते हैं उन सब का जो हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसके बाद अब हम लोग जो है अपने क्लास 10th कि विज्ञान का पहला जो चैप्टर है केमिस्ट्री से, जिसका कि नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसके शीर्षक जो लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके बारे में, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, फिर जानेंगे हम लोग समीकरण के बारे में। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, जब कोई अकेले पदार्थ या किसी दूसरे पदार्थ के साथ में क्रिया करके भी अलग गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो वो जो प्रक्रिया होता है उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल से हम आगे समझेंगे। पहले बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है आपका प्रतिकार, दूसरा होता है आपका जो है प्रतिफल। ठीक है, तो अब बात करते हैं अभिकारक क्या होता है, जिसको हम प्रतिकारक भी कह सकते हैं। तो अभिकारक को हम परिभाषित कर सकते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के नया नया पदार्थ बनाता है उसको हम बोलते हैं अभिकारक। और दूसरा तो जो था वो था आपका प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट। तो प्रतिफल का परिभाषा हम बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद बने हुए नए पदार्थों को हम लोग प्रतिफल कहते हैं। अब एग्जाम्पल से समझेंगे, बेहतर आपको समझ में आएगा। जैसे कि अभी आपने देखा था कि जो आपके पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको अभिकारक बोलते हैं। यानी कि अभिकारक आपका जो है मतलब कि अभिक्रिया में भाग लेता है, और भाग लेने के बाद इसी में कुछ बदलाव होता है, तो जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसको आपने अभी देखा कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनता है पदार्थ उसको बोलते हैं प्रतिफल। यानी कि अभिकारक ही अभिक्रिया करके प्रतिफल बनाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, तो उदाहरण के लिए हम बता सकते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों रिएक्शन करता है, और इसके फल स्वरूप आपका बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों के दोनों आपके जो है अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं ताकि नया पदार्थ बने, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों को हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों दोनों जो है आपके ये अभिकारक है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा। तो देखिए इसमें बना क्या है, इसमें नया पदार्थ बना है आपका HCl। तो HCl क्या हो गया, HCl हो गया आपका प्रतिफल। तो इस तरीके से हम तो ये जान लिया कि प्रतिफल क्या होता है और अभिकारक क्या होता है। ठीक है, अब चलिए आते हैं रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा पर। तो हमने क्या कहा था, जब कोई, अच्छा एक दूसरा पहले एग्जाम्पल देते हैं फिर मैं समझाऊंगा। दूसरा एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब गर्म कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड में कुछ बदलाव हो रहा है, और कैल्शियम कार्बोनेट में कुछ बदलाव हो रहा है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट के बदलाव के फल स्वरूप कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यानी कि आपका यहाँ पर अभिक्रिया में भाग ले रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये हो गया आपका अभिकारक,
और इसमें नया क्या बन रहा है, नया बन रहा है दो पदार्थ, एक बन रहा है आपका कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा बन रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों जो आपके प्रतिफल हो जाएंगे। अभी आपने क्या, आपको मैंने क्या बताया था कि अभिकारक ही अभिक्रिया करके प्रतिफल बनाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन आपके अभिकारक हैं जो कि आपका अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि प्रतिफल बना रहे हैं। उसी तरीके से आपका कैल्शियम कार्बोनेट अभिकारक है जो कि अभिक्रिया करके प्रतिफल बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से यहाँ पर अब देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का जो मैंने परिभाषा दिया था वो यहाँ पर सटीक बैठता है या नहीं बैठता है। हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि कोई पदार्थ अकेले, ठीक है, क्रिया करके अलग भिन्न गुण वाले यानी कि अलग गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि आप देख सकते हैं एक यहाँ पर पदार्थ है जो कि कुछ क्रिया किया, कुछ चेंजेस किया, बदलाव किया और फिर अलग गुण वाला, नए गुण वाला जो है दो पदार्थों को बनाया हुआ है, एक से अधिक पदार्थों को बनाया है, तो ये आपका हो गया रासायनिक अभिक्रिया। वही यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला गया था कि कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ में, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन जो है अकेले रिएक्शन नहीं कर रहा है बल्कि ये क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके, क्रिया करके और इन दोनों के गुणों से अलग एक अलग गुण वाला जो है पदार्थ बना रहा है। तो यहाँ पर ये भी कहलाएगा आपका रासायनिक अभिक्रिया। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूं कि आपको रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक और प्रतिफल ये तीनों के तीनों जो पॉइंट है वो क्रिस्टल क्लियर है, यानी कि समझ में आ गया है। अब बात करेंगे इसके बाद हम रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है। देखिए ये दो स्टेप में होता है। पहला है रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले क्या होता है कि अभिकारक के जो अणु के परमाणु के बीच में जो बंधन रहता है, ठीक है, वो आपका टूटता है। अब जब बंधन टूट जाता है तो इससे क्या होता है कि अभिकारक के जो अणु होते हैं वो अपने परमाणुओं में टूट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी देखा था कि H2, ठीक है, H2 क्या था, H2 जो था वो आपका एक अभिकारक था, ठीक है, और क्या था, Cl2 था, ठीक है। तो Cl2 क्या था, अभिकारक था। तो H2 का मतलब हो गया, ये हो गया आपका हाइड्रोजन और ये हो गया आपका हाइड्रोजन, दो ठो हाइड्रोजन जो है आपस में बॉन्ड से मतलब बंधन से जो है आपका जुड़ा हुआ है। तो अब होता क्या है कि ये दोनों के बीच में जो बंध है ये आपका टूट जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये जो क्लोरीन था ये हो गया एक क्लोरीन, ठीक है, और दूसरा ये हो गया आपका जो है क्लोरीन। तो इस तरीके से दो क्लोरीन आपस में बंधन से बंधा हुआ था, जुड़ा हुआ था। अब क्या होगा, ये बंधन आपका टूटेगा। जब बंधन टूटेगा तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन आपका जो है अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या होगा, ये क्लोरीन जो है आपका अलग हो जाएगा और ये भी क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं के जो परमाणु होते हैं उनके बीच का जो बंधन होता है वो टूट जाता है, जिससे कि अभिकारक के जो अणु होते हैं वो अपने परमाणुओं में टूट जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। अब देखते हैं दूसरा स्टेप क्या होता है। तो दूसरे स्टेप में होता ये है कि अभिक्रिया के बाद यही परमाणु आपस में मिलते हैं और नए बंधन बनाते हैं, जिससे कि प्रतिफल के अणु बनते हैं। यानी कि ये जो आपका हाइड्रोजन था ये इस क्लोरीन के साथ में बंधन बना लेगा और ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ में बंधन बना लेगा और इस तरीके से यहाँ पर दो ठो HCl बन जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका दो प्रतिफल के अणु बन गए। तो उम्मीद करता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है ये आपको समझ में आ गया है। एक बार रिपीट करता हूं, सबसे पहले आपके जो है अभिकारक अणुओं के परमाणु के बीच के जो बंधन है वो टूट जाएंगे, जिसकी वजह से कि अभिकारक अणु जो होंगे वो अपने परमाणु में टूट जाएंगे। अब वही दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा कि वही परमाणु जो है आपस में फिर से जुड़ेंगे, पुनर्संगठित होंगे और उनके बीच में नए बंधन बनेंगे। पुराने वाले तो टूट गए थे, खत्म हो गए थे। अब जब नए बंधन बनेंगे तब जाकर के आपका जो प्रतिफल के अणु बनेंगे। तो इस तरीके से आपका रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि होता है। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं के बारे में। तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं की पहला विशेषता ये होता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करेंगे तो देखिए दानेदार जस्ता का अभिक्रिया अगर हम लोग तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में कराते हैं तो इसके या फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में कराते हैं तो यहाँ पर जो है आपका हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। वहीं दूसरा हम लोग बता सकते हैं एग्जाम्पल, अगर एक परखनली में थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट लेकर के उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर भी आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रहा था। यानी कि देखिए इसको हम लोग इक्वेशन से भी बता सकते हैं कि जिंक का रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं, Zn का रिएक्शन हम लोग कराते हैं HCl के साथ में, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में जो आपका ZnCl2 बन जाता है।
ठीक है, मतलब कि जिंक क्लोराइड बन जाता है और प्लस क्या होता है, तो प्लस में जो है आपका हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं कि गैस निकल रहा है, कौन सा गैस निकल रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रहा है। वही आपको सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन जब तनु HCl से करा रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रहा है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि गैस उत्पन्न होता है रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है या विशेषता है वो ये कि अवक्षेप बनता है कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में। तो बात करते हैं कि अवक्षेप होता क्या है। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है जो कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद विलयन से पृथक हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालते हैं तो ऐसे कंडीशन में रिएक्शन के बाद दही के जैसा एक उजला सिल्वर क्लोराइड नाम का जो है यौगिक बनता है। ये आपका सॉलिड फॉर्म में है और विलयन से अलग निकल रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक अवक्षेप है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस अभिक्रिया में अवक्षेप निकला। दूसरा एग्जाम्पल बता सकते हैं, जब बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में तनु HCl या फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो है आपका, सॉरी, तनु HCl नहीं डाल सकते, यहाँ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे तो जाकर के जो आपका बेरियम सल्फेट नाम का एक सफेद अवक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेट बनता है। तो यहाँ पर इन दोनों ही अभिक्रिया में आप देख सकते हैं, एक में जो है आपका सिल्वर नाइट्रेट उजला कलर का एक दही के जैसा अवक्षेप बन रहा है, जबकि दूसरे रिएक्शन में हमने देखा कि बेरियम सल्फेट नाम का उजले कलर का जो है एक अवक्षेप बन रहा है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप अवक्षेप बनते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद हम तीसरा बात करते हैं, रंग परिवर्तन। तो देखिए, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है कि पदार्थों के रंग में बदलाव होता है। जैसे एग्जाम्पल में बात करेंगे, एक तो पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग में, रंग के विलयन में जो है अगर थोड़ा-थोड़ा करके धीरे-धीरे नींबू का रस हम लोग अगर निचोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि विलयन का जो बैंगनी रंग है वो धीरे-धीरे गायब होने लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रंग में परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम बता सकते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के नारंगी रंग का जो अम्लीय विलयन होता है उसमें अगर हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस डालते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो विलयन का जो नारंगी रंग है वो आपका धीरे-धीरे हरा हो जाता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों के रंग भी बदल जाते हैं। जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में आपने देखा था नींबू का रस डालने पर, या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट के नारंगी अम्लीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को डालने के बाद से आपने देखा था कि कैसे वो नारंगी से हरा हो गया था। तो ये याद रखिएगा। अब चौथा की बात करते हैं। तो चौथा आपका जो विशेषता है वो ये है कि तापमान में चेंजेस होता है बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करेंगे तो कली चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसका एक टुकड़ा लेकर के अगर उसमें हम लोग जल डालते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपका जो है ऊष्मा उत्पन्न होता है। इसके उल्टा अगर बात करेंगे तो एक प्रश्नली में थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड लेकर के उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालते हैं तो अभिक्रिया के बाद बेरियम क्लोराइड अमोनिया और जल तो बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ठीक ऊपर वाला जो हमने अभिक्रिया बताया था जिसमें कि ऊष्मा उत्पन्न हुआ था, इसमें ऊष्मा जो है आपका खपत होता है यानी कि टेम्परेचर घट जाता है। तो देखिए, कली चूना का रिएक्शन जब हमने पानी से कराया था तो इसमें जो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बना था, लेकिन इसमें क्या हुआ था कि ऊष्मा जो है आपका उत्पन्न हुआ था यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया था। जबकि अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हमने जब बेरियम हाइड्रोक्साइड से कराया तो ऐसे कंडीशन में बेरियम क्लोराइड अमोनिया और जल तो बना, लेकिन इसमें जो है आपका ऊष्मा जो था वो आपका घट गया। तो इस तरीके से ऊष्मा मतलब जब रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होता है, तो इसमें जो अभिक्रिया मिश्रण होता है इसका टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है, इस आधार पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं ये दो प्रकार की हो जाती हैं। ठीक है, एक हो जाता है आपका ऊष्माक्षेपी और एक हो जाता है ऊष्मा शोषी। तो याद रखिएगा, ये जो आपका पहला रिएक्शन था जिसमें कि ऊष्मा आपका जो है उत्पन्न हुआ था उसको बोलते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी। तो याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। यहाँ पर लिख देता हूं मैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है और एक बार मैं बता देता हूँ। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें कि ऊष्मा उत्पन्न होता है, ठीक है। और दूसरा है आपका ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बात कर लेते हैं क्या होता है, तो इसका परिभाषा हम बता सकते हैं कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें कि ऊष्मा का खपत होता है, या फिर कह सकते हैं ऊष्मा का अवशोषण करके जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं
रासायनिक अभिक्रिया का पांचवा विशेषता कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में जो है आपका पदार्थ के अवस्था में भी परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती जलने पर ठोस मोम द्रव और गैस में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जो उसमें ठोस मोम रहता है वो आपका द्रव और गैस में बदल जाता है। इसके बाद मोमबत्ती का जो मोम होता है वो जलने के बाद से, जो कि मोमबत्ती का जो मोम है ये आपका जो है ये तो सॉलिड फॉर्म में हो गया ना, तो ये सॉलिड फॉर्म में जो है आपका है, लेकिन जलने के बाद से ये आपका गैस कार्बन डाइऑक्साइड और गैस वाटर वेपर में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मोमबत्ती जलने के बाद से सॉलिड से गैस में बदल जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अवस्था में भी परिवर्तन होता है। ये मोमबत्ती का जो है मतलब मोम का फॉर्मूला हो गया C25H52 आपका पेंटाकोसन कहलाता है। ये आपका मोम का जो है फॉर्मूला हो गया, एटॉमिक फॉर्मूला मतलब एटॉमिक नहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो फिर कंबशन के बाद जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर गैस में जो है चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि सॉलिड कैसे जो है आपका गैस में चेंज हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको जो मैंने बताया कि साइंस क्या है, साइंस के फादर कौन है, या फिर साइंस के कौन कौन से ब्रांचेज हैं, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के फादर कौन है, केमिस्ट्री के कौन कौन से ब्रांचेज हैं, और पहला जो चैप्टर है वो ये कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया के अतिरिक्त हमने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया, हाँ, हमने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया की कौन-कौन सी विशेषताएँ होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गया है, और साथ ही साथ 2 पॉइंट्स और मैंने बताया था। रासायनिक अभिक्रिया के 2 प्रकार, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और साथ ही साथ जो हमने ये भी बताया था कि अभिकारक क्या है और प्रतिफल क्या है। तो उम्मीद करता हूँ, और सिर्फ एक पॉइंट और लास्ट हमने बताया था, और वो ये कि रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे है। इसके अगले वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को इक्वेशन बताऊंगा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, वो कैसे लिखा जाता है, उससे कौन कौन सी सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं और कौन कौन सी सूचनाएं नहीं प्राप्त होती हैं। तो जो सूचनाएं नहीं प्राप्त होती हैं उनको हम लोग कैसे बता सकते हैं, तो ये तमाम बातें जो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अगेन एंड अगेन।